गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तब तक मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ अब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बेटा व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों अनाउंस की थी। तो उसके मैंने आपको 4 कारण बताए थे सर। पहला कारण क्या था, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा कारण डेफिसिट इन बीओपी, हाई फिस्कल डेफिसिट। और एक लास्ट पढ़ाया था मैंने बेटा डेफिसिट इन फिस्कल डेफिसिट, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर और हाई फिस्कल डेफिसिट। और लास्ट पॉइंट जो था बेटा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फिर अपन एक टॉपिक पढ़ा था मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 2 तरह के मेजर्स थे बेटा, कौन कौन से, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन में हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में अपन ने बात करी थी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की। फिर अपन एक टॉपिक स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला टॉपिक क्या था बेटा अपना लिबरलाइजेशन। क्या था बच्चों, लिबरलाइजेशन। और अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था लिबरलाइजेशन के अंदर, सर 5 तरह के रिफॉर्म्स थे उसमें। पहला रिफॉर्म अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और वो आपके सामने लिखा हुआ है क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मेकिंग एमआरटीपी एक्ट मोर लिबरल एंड फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। तो यहां तक का पार्ट अपन ने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म था बेटा वो था अपना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो नेक्स्ट रिफॉर्म कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन, वो आया था बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और इसका पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। मगर अगर मैं बात करूं 1950 से 1990 की, तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी में कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं था। अब इस रिफॉर्म के अंदर, कौन से में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर विल नाउ बी एबल टू ओपन अप अ बैंक इन इंडिया एज वेल एज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी कि आप बैंक ओपन कर सकते हो इंडिया एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। और जो बेसिक मोटिव था इसके पीछे वो क्या था, जिससे गवर्नमेंट कंपटीशन इंक्रीज कर सके। आज जितने ज्यादा बैंक होंगे ना उतना ही कस्टमर को फायदा होगा। कैसे सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आप लोन लेने जाओगे, अगर आपस में कंपटीशन होगा तो आप वहीं से लोन लोगे जो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। तो उन्होंने लिखा द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो एट द एंड उसका फायदा क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो गई। तो क्लियर बेटा, पहला पॉइंट क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट आता है बेटा चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई। चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल भी चेंज कर दिया गया। पहले उसका रोल क्या था, रेगुलेट करने का। पहले आरबीआई का एक ही रोल था कि वो सारी पॉलिसीज, सारी बैंक्स को रेगुलेट कर रहा था। बट अब उसका रोल चेंज करके क्या कर दिया गया, फैसिलिटेटर का। मतलब अब वो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी रिजॉल्व करने में भी आपकी हेल्प कर रहा था। कौन, आरबीआई। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा अपना, चेंजिंग द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रोल ऑफ आरबीआई इज नाउ चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इट मीन्स दैट financial sector can take decision on many matters without consulting RBI। मतलब अब फाइनेंशियल सेक्टर बहुत सारे मैटर्स पे अपने डिसीजन ले सकता था आरबीआई की परमिशन के बिना। क्लियर बच्चों। तो पहला मैंने क्या बोला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। दूसरा मैंने क्या बोला, चेंजिंग द रोल ऑफ आरबीआई। तीसरा आता है बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो मेरी एफआईएल थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, वो भी बढ़ा के कितनी कर दी गई,
बढ़ा के कर दी गई अप टू 51%। तो देखो तीसरा स्टेप क्या उठाया इन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स वाज इंक्रीज अप टू 51%। और वो कहां तक इंक्रीज कर दी गई बेटा, अप टू 51%। दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको परमिशन दी कि आप इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई बेटा, अप टू 51%। और लास्ट क्या था बेटा इसके अंदर, ईज ऑफ एक्सपेंशन, ईज ऑफ एक्सपेंशन। तो मैं लास्ट पॉइंट की बात करता हूं, आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस एंड रैशनलाइज एग्जिस्टिंग ब्रांचेस। तो बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि आप नई ब्रांच सेटअप कर सकते हो, अपने बैंक्स को एक्सपेंड कर सकते हो, और आपकी जो ब्रांचेस है उनको रैशनलाइज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट कर सकते हो। तो आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस बैंक्स वर गिविंग फ्रीडम to set up new branches and rationalize existing branches without any approval of RBI, RBI की अप्रूवल के बिना। तो ध्यान रखना बेटा, हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन, उसमें 5 तरह के रिफॉर्म्स अपन को पढ़ने हैं। पहला रिफॉर्म पढ़ा अपन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कितने पॉइंट थे उसमें, 4। आई होप चारों पॉइंट आपको आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा इस्टेब्लिश फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें भी 4 पॉइंट थे। इसको याद करना बहुत आसान है। देखो पैसों की बात करें तो बैंक दिमाग में आता है, और देखो 2 पॉइंट तो बैंक के ही है। पहला पॉइंट कि सर प्राइवेट सेक्टर बैंक को स्टैब्लिश कर सकते हो, आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। और 2 पॉइंट बहुत आसान है, क्या कि सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 51%। और एक था बेटा ईज ऑफ एक्सपेंशन। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर होंगे। नेक्स्ट आया था बेटा फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म। तो थर्ड की हम बात करें, वो था बेटा अपना फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स। तो अगर देखो टैक्स 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स को भी कम कर दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्स को भी कम कर दिया गया। अब डायरेक्ट टैक्स क्यों कम किया, देखो डायरेक्ट टैक्स को कम करने के पीछे इनका एक कारण था। डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स इन्होंने इसलिए कम किया जिससे जो हमारी जनरल पब्लिक है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली अपने टैक्स को डिस्क्लोज कर सके, अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सके, मतलब टैक्स की चोरी ना करे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटा फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स। इट रेफर्स टू द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो मैंने क्या बोला, कहां पे आया बेटा रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। तो पहला पॉइंट रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, सर जो डायरेक्ट टैक्स था उसको कम कर दिया गया। क्यों कम किया, देखो बात करते हैं रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। द रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज रिड्यूस्ड सो दैट इट एनकरेज द सिटीजन टू प्रमोट सेविंग, जिससे हम हमारे सिटीजन को एनकरेज कर सके सेविंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए। एंड दे विल वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, और वो अपनी इच्छा से अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सके। क्लियर बेटा। दूसरा मैंने बोला कि सर जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था वो भी रिड्यूस कर दिया गया। तो देखो टैक्स रिफॉर्म में क्या था, डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया। The government also regulate and reduce the rate of indirect tax so that a common national market for goods and services can be established. इसको कम क्यों किया, जिससे गवर्नमेंट एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट कर सके पूरे सिटीजन ऑफ अ कंट्री के लिए। मतलब हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके लिए कॉमन मार्केट क्रिएट कर सके, किस चीज के लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो टैक्स में रिफॉर्म में क्या क्या बोला, सर डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया, और जो हमारा टैक्स का प्रोसीजर था उसको काफी सिंपल बना दिया गया। तो मतलब जो टैक्सेशन प्रोसेस था उसको काफी सिंपल कर दिया गया, जिससे एक कॉमन पर्सन भी उसको समझ सके। तो थर्ड स्टेप क्या था, द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन इज ऑल्सो सिंप्लीफाइड सो दैट अ कॉमन मैन कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर, जिससे कोई कॉमन मैन उसको इजीली समझ सके और इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सके। क्लियर बच्चों।
तो पहला रिफॉर्म था अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आई होप आपको आया हो। दूसरा था बेटा अपना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और तीसरा था अपना फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो पहले अपन ने बात करी इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4 पॉइंट थे, फाइनेंशियल सेक्टर में 4 पॉइंट थे, और फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े कि डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया गया, और जो टैक्स का प्रोसीजर था उसको काफी सिंप्लीफाइड कर दिया गया। नेक्स्ट आता है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, देखो ये रिफॉर्म्स बहुत सिंपल है, मैक्रो में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, आपको पता हो तो फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो वहां पे ये रिफॉर्म्स अपने आप ही पूरे के पूरे आपको पढ़ा दिए जाएंगे। बट फिर भी मैं पीडीएफ भेजूंगा तो नोट्स को आप कॉपी डाउन कर लेना। बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है मैं एक बार रीड कर रहा हूं आपके लिए, बाकी पूरा टॉपिक मैं उस चैप्टर में समझाऊंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इट रेफर्स टू द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ऐसी रेट जब हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक, बाकी इसमें काफी कुछ दे रखा है तो अपन पूरा चैप्टर करेंगे तो वहां पे आपका टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा आपको बेटा कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एक बार के लिए, वहां पर पूरे चैप्टर में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। और जो लास्ट रिफॉर्म आया था बेटा वो कौन सा था अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो जो लास्ट अपन को पढ़ना है वो कौन सा है बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो पढ़ते हैं, देखो बिफोर 1991 हैवी टैरिफ एंड कोटा सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर मैं 1991 के पहले की बात करूं तो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, कोटा लगा रखे थे टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और किस लिए लगा रखे थे? जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट कर सके। बट दिस पॉलिसी रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एफिशिएंसी एंड स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बट ये पॉलिसी क्या हुई, हमारे लिए नेगेटिव साबित हुई। क्यों सर? इससे हुआ क्या, हमारी एफिशिएंसी कम हो गई और हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो काफी स्लो हो गई। तो सो इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द कंपटीशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द कंपटीशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो इन सबको बूस्ट अप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ था देखना आप लोग, इसके अंदर 4 स्टेप उठाए गए, मैं लिखता हूं चारों स्टॉप। पहला रिडक्शन इन कोटा, जो कोटा था उसको रिड्यूस कर दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको तो हटा ही दिया गया, रिमूवल मतलब हटाना। रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको रिड्यूस कर दिया, और जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी रिक्वायरमेंट उसको अब अबॉलिश्ड कर दिया गया। तो देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म में 4 स्टेप थे। पहला रिडक्शन इन कोटा, जो भी कोटा वाले टैक्सेस थे जो वैल्यू के टर्म्स में थे, नंबर के टर्म्स में थे, उसको रिड्यूस कर दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हटा दी, रिमूव मतलब हटा देना, रिड्यूस मतलब कम करना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो हटा दिया गया और इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। ध्यान रखना, रिमूवल अलग है, रिडक्शन अलग होता है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो हमने रिमूव कर दिया और इंपोर्ट ड्यूटी को हमने रिड्यूस कर दिया। और जो हमारी इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको भी क्या करा बेटा, अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश मतलब रिमूव कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ आए होंगे पांचों रिफॉर्म्स। तो हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन में अपन ने 5 रिफॉर्म्स पढ़े बेटा, कौन कौन से? एक था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एक था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एक था फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, एक था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और एक था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की, मैंने यहाँ क्या लिखा कि सर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस थी उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल को डिक्रीज कर दिया गया, जो एमआरटीपी एक्ट था उसको और लिबरल कर दिया गया, और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। फिर अपन ने पढ़े फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो मैंने यहाँ बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक स्टैब्लिश कर दिए गए, आरबीआई का रोल चेंज कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया, अप टू 51%, और ईज ऑफ एक्सपेंशन। फिर अपन ने पढ़ा फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स कम कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दिया, टैक्स के प्रोसीजर को काफी सिंप्लीफाइड कर दिया, और एक था अपना
फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो अपन आगे कवर करेंगे, और एक था बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो ये अपन ने टॉपिक कवर किया कौन सा बेटा, लिबरलाइजेशन, और उसमें अपन ने 5 रिफॉर्म्स पढ़े। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है बेटा सेकंड। पहला कौन सा पढ़ा अपन ने, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइवेटाइजेशन। तो नेक्स्ट कौन सा पढ़ने वाले अपन बेटा, प्राइवेटाइजेशन। बात करते हैं क्या होता है प्राइवेटाइजेशन। क्लियर। तो देखो, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। जब जो ओनरशिप राइट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो मैंने क्या बोला, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इससे हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू एंट्री इनटू एनी इंडस्ट्री। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर सकता था, एक्सेप्ट, बट कुछ एक 3 ऐसे एक्सेप्शन थे जहां वो एंटर नहीं कर सकता था, लाइक एटॉमिक पावर, रेलवेज और डिफेंस। ये 3 के अलावा प्राइवेट सेक्टर अब कहीं भी एंटर कर सकता था। तो गवर्नमेंट कंपनी हैव बीन सोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो काफी टाइम से लॉस में चल रही थी, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया। क्लियर। तो the government company have been sold by the central government to the private capitalists which were incurring losses in 1991। और इसको अपन और क्या बोलते हैं बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब जब पब्लिक सेक्टर कंपनी अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सोल्ड कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड, मैं पूरा ढंग से लिख देता हूं। द पब्लिक सेक्टर कंपनी अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग by selling of the part of equity to the private sector, and this process is known as disinvestment। जब पब्लिक सेक्टर अपना पार्ट किसको सोल्ड कर रही है बेटा, प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। एंड द गवर्नमेंट हैज आल्सो अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फ्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप उठाए पब्लिक सेक्टर के एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। कैसे, बाय गिविंग देम एडिशनल पावर, फ्रीडम टू एंटर इन जॉइंट वेंचर। उनको एडिशनल पावर दी गई, उनको फ्रीडम दी गई कि आप जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकते हो, जिससे पब्लिक सेक्टर की भी ग्रोथ हो सके। और गवर्नमेंट ने 9 PSUs को लिस्ट किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। इसको बोला गया है नवरत्नास कंपनी, नवरत्ना कंपनी। तो 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जो कवर की गई नवरत्ना कंपनी में। वो कौन कौन सी थी देखना। पहला मैंने बोला इंडियन ऑयल, एक तो मैंने बोला बेटा इंडियन ऑयल, एक है भारत पेट्रोलियम, एक है बेटा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक है ONGC, एक है सेल, भेल, IPCL, NTPC, और एक थी बेटा विदेश संचार निगम
लिमिटेड। तो अगर मैं बात करूं नवरत्ना कंपनी की, तो 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जिसको इस लिस्ट में डाला गया और क्या बोला गया, नवरत्ना कंपनी। तो ये 9 जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी इनको बोला गया नवरत्ना कंपनीज। अब देखो कैसे याद करेंगे अपन, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो 4 कंपनियां तो तेल की थी। अब इंडिया को क्या क्या बोलते हैं अपन, सर इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो मैंने कहा देखो आप, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो 4 तो तेल की, कौन कौन सी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ओएनजीसी। बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो 4 तो तेल की हो गई और 4 थी सेल, भेल, आईपीसीएल, एनटीपीसी। सेल, भेल, आईपीसीएल और एनटीपीसी। सेल बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म लिखी हुई देख लेना। भेल बोले तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो आप देख लेना इनकी। तो 4 तो तेल की, 4 सेल, भेल, आईपीसीएल और एनटीपीसी, और एक थी बेटा विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो अपन ने 9 कंपनीज के नाम पढ़े, इनको क्या बोला गया है बेटा, नवरत्ना कंपनी। क्या बोला गया है, नवरत्ना कंपनी। तो कौन कौन सी थी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईपीसीएल और एनटीपीसी, और एक थी विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इनको डाला गया है नवरत्ना कंपनी में। तो यहां हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है बेटा, कौन सा, प्राइवेटाइजेशन। अब देखो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो तीसरा और लास्ट एलिमेंट बचा है वो कौन सा बचा है, ग्लोबलाइजेशन वाला। कौन सा बचा है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। लिबरलाइजेशन भी आपको आया, प्राइवेटाइजेशन भी आपको आया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो करना है बेटा ग्लोबलाइजेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग यहां तक का पार्ट पढ़ना, पूरा पार्ट आपको आ जाएगा इजीली। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।